नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो तो लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें। आज के लाइव क्लास में हम लोग सोशल साइंस का एक मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इस लाइव क्लास से जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 कंप्लीट करेंगे। और सभी लोग जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम रहे उससे आप जरूर देंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़ जाएं और प्रश्न का उत्तर जरूर दें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के क्लास का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कहा जा रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम फर्स्ट। तो बताइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और VVI प्रश्न है। चलिए तो याद रखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोगों के सामने ये है ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। सन 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1871 ईस्वी। सभी लोग प्रयास जरूर करें और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। प्रयास करें बाबू, जो भी लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं प्रयास जरूर करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 ईस्वी में हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का क्लास आप लोग का पहला क्लास है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी या 1905 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के सामने जो मॉडल सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। तो बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर दीजिए। जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं अपना उत्तर जरूर देंगे, प्रयास जरूर करें। गलत होगा कोई बात नहीं, प्रयास जरूर करें। चलिए तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। नवंबर 1917 ईस्वी में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। कहा जा रहा है लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या केरेंस्की। बताइए लाल सेना का गठन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। चलिए बताइए बाबू लाल सेना का गठन किसने किया। चलिए तो याद रखेंगे लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। कौन किया था। स्टालिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, चंपारण विद्रोही कब हुआ। चंपारण विद्रोही कब हुआ। 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1917 ईस्वी। बताइए चंपारण विद्रोही कब हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दीजिए। आप लोग इसी तरह से मॉडल सेट का प्रैक्टिस जरूर करें। सभी विषय का मॉडल सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्योंकि आप लोग के बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम का, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हों। तो बताइए चंपारण विद्रोही
कब हुआ? चंपारण विद्रोही कब हुआ? चलिए तो याद रखेंगे, चंपारण विद्रोही 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें देख सकते हैं इस प्रश्न को। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1773 ईस्वी या 1775 ईस्वी? बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? चलिए तो याद रखेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने। सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर दीजिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? चलिए तो याद रखेंगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया। कौन महोदय किए? डेवी। याद रखेंगे सभी लोग, सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चीन में क्रांति कब हुई थी? आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 देख रहे हैं। इसी तरह से प्रतिदिन हम लोग एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे। तो बताइए चीन में क्रांति कब हुई थी? तो याद रखेंगे, चीन में क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से प्रतिदिन आप लोग के पास एक एक सेट का प्रैक्टिस होता रहे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जब आप लोग के बीच चैप्टर वाइज डिस्कशन हो रही थी उसमें भी यह प्रश्न था, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? चलिए तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे, महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? बताइए पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे उसका डिस्कशन करवाया जाएगा एग्जाम के बाद, तुरंत बाद डिस्कशन कराया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को भी बताएं। तो याद रखेंगे, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया है जो पहले विश्व बाजार में उभर के रूप में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार, यहाँ ये मुद्रा है जो गलत है बाबू, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी होगा, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यहाँ मिट्टी होगी, ध्यान देंगे आप लोग। तो बताइए मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? बताइए मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिए राजस्थान, बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है, राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। प्रयास करें बाबू, उत्तर देने का प्रयास करें। गलत हो जाती है कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। प्रयास करें, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में दुगना क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
तो सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखेंगे सोपानिक कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर दीजिए। जूट किस जलवायु का पौधा है? और अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और डेली स्टडी मटेरियल और महत्वपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जूट किस जलवायु का पौधा है, सभी लोग बताएं। चलिए, तो याद रखेंगे जूट है जो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? चाय, कहवा, गन्ना या तंबाकू? बताइए, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14। आज हम लोग सोशल साइंस का एक मॉडल साइंस कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और अंत तक जरूर रहें। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो याद रखेंगे अरेबिका है जो कहवा जिसको कॉफ़ी कहते हैं, कहवा का उत्तम किस्म है अरेबिका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? यह भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो बताइए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर दीजिए। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? चलिए, बहुत बढ़िया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष अर्थात दूर से हम लोग जो बातचीत करते हैं जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी? बताइए, कौन सा उद्योग है जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखें ऑप्शन को, आप सही उत्तर दे सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जो है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है जो दूरभाष हो गया, कंप्यूटर, ये सभी संयंत्र का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बताइए बाबू, बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग के सामने है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? चलिए, तो याद रखेंगे कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर दीजिए। चलिए, मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया? तो याद रखेंगे ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का जो विकास है वह लेहमान ने किया था। कौन किया था? लेहमान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर दीजिए बाबू। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रयास करें उत्तर देने का। चलिए, तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अर्थात कौन सा कथन है जो सही है? कथन 1 कर रहा है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं
वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। कथन 2, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। कथन 3, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर दीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ रहा है, प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कथन 1 और कथन 2 ये दोनों कथन क्या है, सही है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, यह भी कथन सही है। और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन देख सकते हैं 1 और 2 किस में है, ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, बताइए। तो याद रखेंगे जेड गुडी थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भव्य प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दें। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद रखेंगे और प्रयास करें। जिन्हें भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो जरूर देंगे, जरूर बताइए बाबू। अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें, और जो लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं लाइव चैट में इस प्रश्न का उत्तर दें। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास अच्छा कर रहे हैं आप लोग, याद रखेंगे। सूचना का अधिकार जो कानून बना था वह 2005 ईस्वी में बना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए बाबू। जो नेपाल में सप्तदलीय अर्थात 7 दल का गठबंधन का जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना न करना, या भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, क्या था मुख्य उद्देश्य। तो याद रखेंगे जो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन था उसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग जरूर प्रयास करें उत्तर देने का, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 देख रहे हैं। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लेंगे और अगले दिन अगले सब्जेक्ट से मॉडल सेट देखेंगे। प्रतिदिन हम लोग एग्जाम तक मॉडल सेट सभी विषय का कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग जरूर जुड़ें हमारे लाइव क्लास से और उत्तर देने का प्रयास जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है, आप लोगों को मालूम ही होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर सभी विषय से चैप्टर वाइज बारी बारी से प्रैक्टिस करवाया गया है महत्वपूर्ण विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ और सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो बताइए निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखेंगे महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, यह भी प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान सा प्रश्न आप लोगों के सामने है। सोशल साइंस का 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइए। चलिए तो याद रखेंगे तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश प्रांत में शुरू किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, अर्थात रिजर्वेशन है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में
महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ डीज। 27 का सही उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग के पास बहुत ही कम समय अब बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सभी प्रश्न का ऑप्शन आपके पास दुगना है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बाबू। तो याद रखेंगे, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% अर्थात 50% सीटें आरक्षित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं बाबू। अगर आप लोग ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बहुत ही बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया है। पंचायती राज व्यवस्था, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बाबू, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान सा प्रश्न है। चलिए तो याद रखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? चलिए बहुत बढ़िया, अप्रत्यक्ष। भारत में जो लोकतंत्र है वह अप्रत्यक्ष है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लग रहा बाबू। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? बहुत ही आसान प्रश्न आप लोग के सामने है। अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रयास करें बाबू। बहुत ही बढ़िया। आपका अपना देश भारत, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता कंज्यूमर संरक्षण अधिनियम कब घोषणा की गई थी बाबू? तो याद रखेंगे, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो की गई थी वह 1986 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग सही प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुने बाबू और याद कर लें। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इसी मॉडल सेट से प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सभी विषय के जो चैप्टर वाइज क्लास हुए हैं उससे आप जरूर देखें। बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत ही लाभदायक होगा वह लाइव क्लास जो हुई थी चैप्टर वाइज, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखें उसे ज़रूर देखें। बहुत ही कम समय आप लोग के पास बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बोर्ड एग्जाम में आपको सहूलियत मिलेगी, उतने ही आपके पास स्पीड रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ही अधिक है और समय आपके पास कम है। आप लोग को भले ही क्वेश्चन का उत्तर मालूम रहे मगर आपके पास समय नहीं बचेगी, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपके पास समय मेंटेनेंस करने की क्षमता रहेगी, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल कर सकेंगे, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 34 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो याद रखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार
भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ? कब हुआ भारत में आर्थिक सुधार? 1991 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 1993 ईस्वी? तो याद रखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है क्या? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग उपभोग होता है। क्या होता है बाबू? उपभोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और यह क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग प्रयास जरूर करें। जो भी स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का रहा है, 38 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? नेचुरल। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बहुत ही आसान प्रश्न, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। सभी लोग प्रयास जरूर करें। कौन प्राकृतिक आपदा है? बहुत बढ़िया, भूकंप। भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। बहुत ही आसान प्रश्न आपदा प्रबंधन से पूछ जाते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का उत्तर सही दे पाते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो वह है जापान। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग सभी लोग कमेंट करें, जानते थे या नहीं जानते थे पहले से इस प्रश्न का उत्तर? सभी लोग यस या नो कमेंट करें बाबू। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान को। और आज का मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता या इनमें से कोई नहीं? बताइए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नदी की तली में अवसाद का जमाव होना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आज का मॉडल सेट आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये भी लिखें कि आज के मॉडल सेट में कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग का सही हुआ। इसी तरह से हम लोग डेली एक मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।